नमस्कार। कभी सोचा है कि सत्ता में बैठे लोग या जो मशहूर हस्तियां होती हैं वो अपने अजीबो-गरीब यहाँ तक के गलत कामों को भी कैसे सही ठहराते हैं। आज हम चंद्रिल भट्टाचार्य की एक बहुत ही दिलचस्प व्यंग्यात्मक किताब रुआबनामा के जरिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखिए, इसका शीर्षक ही अपने आप में इसके तीखे तेवर का अंदाजा दे देता है। चलिए किताब के इसी भड़काऊ विचार के साथ शुरू करते हैं। ये एक लाइन ही इस किताब के व्यंग्यात्मक और एकदम बेबाक अंदाज को साफ साफ दिखा देती है। तो आज हम रुआबनामा को इन 5 हिस्सों में समझने वाले हैं। पहला, अहंकार का वृत्तांत। फिर सत्ता की आवाज। उसके बाद सेलिब्रिटी का मंच। चौथा, समाज का आईना। और आखिर में नजरिए की ताकत। तो चलिए पहले खंड से शुरू करते हैं, अहंकार का एक वृत्तांत। आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि रुआबनामा का असल में मतलब क्या है और इस किताब का मूल आइडिया क्या है। तो रुआबनामा, इसका मतलब ही है रौब या अहंकार का एक दस्तावेज। ये नाम ही हमें बता देता है कि किताब का विषय क्या होने वाला है और इसका लहजा कैसा रहेगा। अब लेखक का जो लिखने का तरीका है ना, वो बड़ा ही दिलचस्प है। होता यह है कि पहले कोई विवादास्पद घटना होती है, फिर लेखक उसी घटना से जुड़े किसी पब्लिक फिगर का किरदार अपना लेते हैं और फिर उसी किरदार के नजरिए से एक बेशर्मी भरा सफाईनामा लिखते हैं। ये एक तरह से व्यंग्यात्मक कबूलनामा है, जहां वो किरदार खुद ही अपने गलत कामों को बड़े रौब से सही ठहरा रहा होता है। तो अब आते हैं दूसरे खंड पर, सत्ता की आवाज। चलिए देखते हैं कि ये किताब राजनीतिक सफाइयों और उनके तर्कों का मजाक कैसे उड़ाती है। ये आवाज है एक ऐसे राजनेता के किरदार की जो किसी और की मेहनत का क्रेडिट ले रहा है। यहाँ इशारा मार्स ऑर्बिटर मिशन की तरफ है और वो देखिए कितनी बेशर्मी से कहता है कि सारी योजना तो किसी और की थी, मैंने तो बस सही वक्त पर छलांग लगाई और सारी मलाई खा ली। तो ये किरदार अपने कामों को सही कैसे ठहराता है? वो कहता है, अरे कम बजट को दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी की तरह पेश करो, जनता तो चमत्कार चाहती है। अगर आप उनका कैंसर ठीक नहीं कर सकते तो क्या हुआ, उन्हें देशभक्ति के पाउडर में लपेटा एक ताबीज ही दे दो। ये असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का एक कितना शानदार तरीका है ना। तो यहाँ हम साफ साफ देख सकते हैं कि किताब का अहंकारी बचाव और असल दुनिया की हकीकत में जमीन आसमान का फर्क है। किरदार इसे अपनी दूरदृष्टि से मिली एक महान जीत बताता है, जबकि हकीकत में ये एक सीमित मिशन था जिसे बस राजनीतिक फायदे के लिए बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया था। चलिए अब तीसरे खंड पर चलते हैं, सेलिब्रिटी का मंच। अब देखते हैं कि शोहरत और मशहूर लोगों पर कैसे व्यंग्य किया गया है। अब सुनिए एक मशहूर क्रिकेटर के किरदार की आवाज। वो अपनी आत्मकथा में यानी ऑटोबायोग्राफी में एक कोच के बारे में बड़े सनसनीखेज खुलासे करता है, लेकिन सालों बाद। और जब उससे पूछा जाता है कि भाई तुमने तब क्यों नहीं बोला, तो उसका जवाब होता है, क्या ईमानदारी मेरे करियर से ज्यादा जरूरी थी? तो इस क्रिकेटर का लॉजिक क्या है? सीधा सा है, जब तक खेल रहे हो चुप रहो, अन्याय हो रहा है तो होने दो, नजरअंदाज करो ताकि करियर चलता रहे, और जब रिटायर हो जाओ, जब कोई खतरा ना बचे, तब एक किताब लिखो और ईमानदारी का ढोंग करते हुए पुराने हिसाब चुकता करो। इससे क्या होगा? किताब बेस्टसेलर भी बन जाएगी। तो किरदार खुद को एक बड़े रणनीतिकार के तौर पर दिखाता है, जिसकी चुप्पी उस समय एक जरूरत थी, लेकिन असल में ये बस एक सोचा समझा बिजनेस डिसीजन था, ताकि जब कोई पर्सनल रिस्क न हो तब विवादों को बेचकर पैसा कमाया जा सके। अब आते हैं चौथे खंड पर, समाज का आईना। चलिए अब कुछ गहरी सामाजिक बुराइयों पर नजर डालते हैं जिनकी बात इस किताब में की गई है। सुनिए, यह एक ऐसे धार्मिक कट्टरपंथी के किरदार की आवाज है जो अपने धर्म का मजाक उड़ाने वालों पर हिंसक हमलों को सही ठहरा रहा है। उसका तर्क है कि धर्म को चोट पहुंचाने का हक किसी को नहीं है, भले ही धर्म सबको चोट पहुंचाए। कितनी अजीब बात है। इस किरदार के मुताबिक बोलने की आज़ादी यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच पश्चिमी देशों की एक सड़न है। उसका मानना है कि धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना जरूरी है। वो तो यहाँ तक कहता है कि बंदूक ही धर्म की सबसे बड़ी किताब है और अपने धर्म से प्यार करने का मतलब है कि उसके आलोचकों पर हमला करने के लिए हमेशा तैयार रहना। तो यहाँ किरदार अपनी हिंसक कामों को धर्म की रक्षा का एक पवित्र कर्तव्य बताकर पेश कर रहा है, जबकि हकीकत में ये आतंकवाद और बोलने की आज़ादी को कुचलने का एक वैचारिक बचाव है, और कुछ नहीं।
और अब 5वां और आखिरी खंड, नजरिए की ताकत। आइए अब ये समझते हैं कि इस तरह का व्यंग्य आखिर इतना जरूरी क्यों है, ये क्यों मायने रखता है। एक सवाल मन में आता है कि आखिर लेखक इन अहंकारी किरदारों की आवाज में क्यों लिखता है? इसका असली मकसद क्या है? देखिए, इसकी असली ताकत ये है कि ये तरीका ताकतवर लोगों की भाषा की हूबहू नकल करता है। ये उनके द्वारा दी गई सफाइयों के पीछे छिपे खोखलेपन को सबके सामने ले आता है। ये हमें सिखाता है कि सार्वजनिक हस्तियों की कहानियों पर आंख मूंदकर भरोसा न करें, और ये भी दिखाता है कि कैसे अहंकार का इस्तेमाल भ्रष्टाचार और नाकामी जैसी बड़ी-बड़ी खामियों को ढकने के लिए एक पर्दे की तरह किया जाता है। लेखक खुद अपनी प्रस्तावना में इस बात को कंफर्म करते हैं। वो कहते हैं कि लिखने का अंदाज ही ऐसा है मानो किरदार खुद ही अपनी सफाई दे रहा हो और साथ ही साथ अपनी बड़ाई भी कर रहा हो। तो इस तरह ताकतवर लोगों को अपनी ही बातें कहने का मौका देकर ये किताब हमें एक बहुत जरूरी सवाल सोचने पर मजबूर करती है। और वो सवाल ये है कि हम हर रोज मीडिया में और राजनेताओं से जो आधिकारिक कहानियां सुनते हैं, उनमें से कितनी कहानियां असल में इसी रुआबनामा का एक बेहतर और ज्यादा पॉलिश्ड वर्जन है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है।